अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे, जो कि है रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये इस पे लेक्चर हम पहले से कर चुके हुए हैं मींस इसकी क्लास हम पहले से ले चुके हुए हैं और उससे मैं ये चैप्टर स्टार्ट करवा चुकी हूँ और हमने इनकम स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट इसके जो टॉपिक्स हैं उस पर फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर दूँगी। तो सबसे पहले तो ये कि ये चैप्टर है किस बारे में। हम अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि अकाउंटिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स आपको याद होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से लिस्ट डाउन कर देती हूँ। सबसे पहला स्टेप जो था वो था जर्नल एंट्रीज़ करना, प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज़। Then step number 2, posting journal into ledger accounts. Step 3, preparing unadjusted trial balance. Then doing adjusting entries. ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। जिसको अगर किसी स्टेप की समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन हम ये सब कुछ कर चुके हैं। जब एडजस्टिंग एंट्रीज कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। ये भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। यहाँ तक हम लोग कर चुके हुए हैं। ये हम पिछले सारे चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। हमारे जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं 6, 7 एंड 8 वो हम इस चैप्टर नंबर 5 में कवर करेंगे। स्टेप नंबर 6 जो है वो है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने जो कुछ अब तक डाटा कलेक्ट किया है इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और उसको अरेंज किया है, उससे हमने अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये होगा कि हमने कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और वो कैसे बनती हैं। और स्टेप नंबर 7 इज़ डूइंग क्लोजिंग एंट्रीज एंड लास्ट इज़ प्रिपेयरिंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये 3 स्टेप्स हमने करने हैं, बाकी हम पहले वाले सारे कंप्लीट कर चुके हुए हैं। और आपका इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप इनको लेक्चर के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हमने देखना ये है कि हमने कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो अभी जो हमारा कंसर्न है, हम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। एक है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे एंड पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये किया कि हमने दीज आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके फर्स्ट 5 स्टेप्स हमने कर लिए हैं। हमने जर्नल एंट्रीज भी कर ली, हमने लेजर अकाउंट्स भी बना लिए, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, फिर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज भी की, 4 टाइप्स की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाया। अब स्टेप नंबर 6 है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हमने कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, हमने ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अब ये जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस चाहिए जो स्टेप नंबर 5 पे हमने बनाया था। जब हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ आ जाता है तो उसके बाद हम ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ईजीली बना सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ दिखा देती हूँ और वहाँ से हम इन 3 स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक में
चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 193, यहाँ पे एक ओवरनाइट ऑटो सर्विस, वो कंपनी जिसके बारे में हम पहले से भी काफ़ी ट्रांजैक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब ये नीचे सारा हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ये कैसे बनता है ये आप लोगों को पता है, हम लोग बना चुके हुए हैं, लिहाजा इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है, और इनकम स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हुए हैं और इसको डिस्कस भी कर चुके हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें मेन हैं जो आती हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, कि हमने जो कुछ बनाया था उसको सेल किया है तो हमारे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसके लिए हम सेल्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। और रेवेन्यू में से हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और एंड पे हमारे पास जो आता है वो नेट इनकम आती है, या हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है उसमें ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। तो जो हमें उन्होंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें हमारा काम ये है कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रेवेन्यू कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गिवन है, और एक्सपेंसेस कहाँ गिवन है। अब बेसिकली जो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है इसको कुछ इस तरह से अरेंज करने की कोशिश की जाती है कि स्टार्ट में जो अकाउंट्स हों वो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हों। जैसे कि अगर आप ये पढ़ना शुरू करें नेम्स, सबसे पहला है कैश, कैश बैलेंस शीट में लिखा जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी बैलेंस शीट में होते हैं। शॉप सप्लाईज, ये भी बैलेंस शीट के एसेट्स में आती है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी बैलेंस शीट के एसेट्स में आती है। ये सारे, ये कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग्स, ये सब कुछ बैलेंस शीट का पार्ट है कैपिटल स्टॉक तक। ये रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स, ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का पार्ट है। ये जब हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँगी। उसके बाद जहाँ ये रेवेन्यू लिखा हुआ है, रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू, यहाँ से हमारी इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू इस कंपनी के पास दो तरह के हैं, एक रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू है और एक रेंट रेवेन्यू है। ये दो तरह के रेवेन्यूज़ हैं। मैंने बताया कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम सबसे पहले रेवेन्यूज़ को लिखते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक इसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को लेके मैंने इनकम स्टेटमेंट बना ली है। ये हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, मैं अब दोबारा नहीं बनाती, उस पर टाइम लग जाएगा। ये फर्स्ट टू टाइप्स के रेवेन्यूज़ हैं। 172,000 ये वैल्यू मैंने यहाँ से ली है। रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू इज़ 172,000 और रेंट रेवेन्यू अर्नड इज़ 3,000। इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये रेवेन्यू है जो मैं कह रही थी कि इनकम स्टेटमेंट में दो मेन चीज़ें होंगी, एक रेवेन्यू और दूसरे एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू दो तरह के थे, वो हमने लिख दिए। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जितने भी एक्सपेंसेस गिवन है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उन सारों को माइनस कर देंगे इन टू रेवेन्यूज़ में से। तो यहाँ आपको ये नज़र आएगा कि मैंने जितने भी एक्सपेंसेस थे उन सब को लिस्ट डाउन कर लिया है और उनकी वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन लगा दिया है, क्योंकि हमने इनको रेवेन्यूज़ में से माइनस करना है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को जब हम इस रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया हुआ है 39,942। ये हमारी नेट इनकम है। और ये कैसे आई है? ये आई है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जिसको ये नहीं समझ आए वो मेरे से सेपरेट से पूछ सकता है कि ये 39,942 कहाँ से आया है। ये रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करने से हमारे पास नेट इनकम आई है और दिस वाज आवर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी थी।
ये हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हुए हैं और शायद हम बना भी चुके हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसे टेक्निकल चीज़ नहीं है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, इस यह भी हम क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। रिटेन अर्निंग्स वो पार्ट ऑफ नेट इनकम या पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जिसको हम कंपनी में रोक लेते हैं, उसको अपने पास रिजर्व कर लेते हैं फॉर फर्दर या फॉर फ्यूचर यूज़, तो हम कहते हैं ये हमारी रिटेन अर्निंग्स है। इसकी मैंने क्लास में सिंपल से एक एग्जांपल दी थी शॉप की, कि अगर सपोज आप एक करियाना शॉप है तो वो डेली जितना अर्न करता है या जितने की सेल करता है वो सारे का सारा अपने घर में एक्सपेंसेस पे यूटिलाइज़ नहीं कर लेता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा वो यूटिलाइज़ करता है और बाकी सारे का सारा शॉप में ही दोबारा इन्वेस्ट कर देता है, उसकी फर्दर चीज़ें ख़रीद के ले आता है। तो जो वो शॉप में वापस इन्वेस्ट कर लेता है उसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनानी है और इसका फॉर्मेट ये है कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था, सपोज 2011 की अगर हम बात कर लें, तो उस साल के पहले दिन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 जनवरी को हमारे रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे। हमने पिछले साल के आखिर पे कितने पैसे अपने रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में रख लिए थे कि हम ये अगले साल यूज़ करेंगे। तो रिटेन अर्निंग्स के जो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ रिटेन अर्निंग्स के सामने वैल्यू जो है वो ज़ीरो गिवन है। दैट मीन्स कि पिछले साल के एंड पे हमने कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं रखी अपने पास, हमने जो नेट इनकम हमारी आई थी, ये जो भी प्रॉफिट आया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स ज़ीरो हैं। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ईयर के स्टार्ट में जो रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गिवन है हम वो लिखेंगे। इस केस में ज़ीरो है, लिहाजा हमने ज़ीरो मेंशन कर दिया है। उसमें हम ऐड करते हैं नेट इनकम को, और ये नेट इनकम यहाँ से आई है जो हमने ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनाई है, वहाँ पे हमने देखा कि नेट इनकम की वैल्यू है 39,942। दैट मीन्स एक्चुअली होता ये है कि सपोज 2011 का साल है, 2011 जब शुरू हुआ था तो हमारी कंपनी के पास कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ था अकाउंट में एज रिटेन अर्निंग्स। तो पूरे साल कंपनी ने काम किया। अब पूरे साल के एंड पे जब हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई तो हमें पता लगा कि इस साल के एंड पे जो हमारी नेट इनकम है, ये जो नेट प्रॉफिट है वो 39,942 है। तो पहले हमारे रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस था, अब हम नेट इनकम उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड किया तो ये एक सब टोटल बन गया है। इसमें से अब हमने ये डिसाइड करना है इस 39,942 में से कि इसमें से कितना हमने एज डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी जब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो यहाँ पे देखें डिविडेंड्स की वैल्यू हमें गिवन है 14,000। तो यहाँ से 14,000 की वैल्यू आएगी। दैट मीन्स हमने शेयर होल्डर्स में 14,000 डिवाइड कर दिए हैं, तो ये 14,000 इस टोटल में से माइनस हो जाएंगे। जो बाकी बचेगा 25,942, ये हमारी रिटेन अर्निंग्स है एट द ईयर एंड दिसंबर 2011। जब ये 2011 का साल ख़त्म हुआ है उस वक्त हमारे अकाउंट में 25,942 रुपीज़ मौजूद हैं। अब अगर हम सपोज 2012 अगले साल 2012 की स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाना चाहते हैं तो मैं इसको यहीं से अगर कॉपी कर लूँ, अब हम 2012 के लिए यही स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जनवरी 2012, वैसे फॉर एग्जांपल मैं ये समझाना चाह रही हूँ। तो अब 2012 स्टार्ट हुआ है, हमने ये देखा था कि 2011 जब ख़त्म हुआ था तो उसके आखिरी दिन हमारे पास 25,900 रुपीज़ थे। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 25,942, स्टार्ट में ये वाली वैल्यू आएगी बजाय ज़ीरो के, जैसे कि यहाँ ज़ीरो था। यहाँ ज़ीरो इसलिए था कि ये ज़ीरो शो कर रहा था कि 2011 से पहले हमारे अकाउंट में कोई सेविंग या रिटेन अर्निंग्स के नाम से कोई चीज़ नहीं है।
जबकि 2011 जब कंप्लीट हुआ और उसका लास्ट डे था और हमने उसमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जब बनाई तो हमने देखा कि हमने 14,000 शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और बाकी के 25,942 रुपीज़ जो हैं वो हमने अपने अकाउंट में एज रिटेन अर्निंग्स सबमिट करवा दिए। अब जब अगला साल शुरू होगा तो ये स्टार्टिंग बैलेंस होगा, हमारे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए होंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे बल्कि इसका एंडिंग बैलेंस लिखेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे बाद में कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। हमने ये कहा था कि हमने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 तरह की स्टेटमेंट्स बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनानी है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने बना ली और उनको देख लिया ये कैसे बनती हैं। अब रहेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने बनानी है अब, और बैलेंस शीट में हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या होता है ज़रा रिवाइज़ करें। बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ होती हैं और ऑनर्स इक्विटी होती है। यस, तो ये हमारे बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं। तो हम बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं इसी फाइल में जिसमें बाकी 2 स्टेटमेंट्स मैंने बनाई हैं। इसी में हम ये बनाते हैं थर्ड स्टेटमेंट भी, जो कि है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में मैंने जैसे कि बताया कि बैलेंस शीट के 3 पार्ट्स हैं। एक साइड पे हम लिखते होते हैं एसेट्स और दूसरी साइड पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज़। अच्छा, इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। हम चाहें तो एक साइड पे एसेट्स और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम ये इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं। डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, चले मैं करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले अब हमने लिखने हैं एसेट्स। अगेन हम इसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएंगे जिसको हम पहले से यूज़ कर रहे थे, और इसमें बैलेंस शीट के जो जो एसेट्स हैं उनको लिस्ट डाउन करेंगे। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि कैश एक एसेट है, ये बैलेंस शीट में आता है। अकाउंट्स रिसीवेबल ये भी एसेट्स हैं। शॉप सप्लाईज़ ये भी एसेट्स हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, हमने ये पढ़ा था कि जो अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको अपना एसेट मानते हैं। लैंड भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी मैंने बताया था कि ये भी एसेट्स में लिखी जाती है, लेकिन उसमें से माइनस होती है। बिल्डिंग सपोज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की वैल्यू में से ये माइनस हो जाएगी। टूल्स एंड इक्विपमेंट ये भी एसेट्स हैं, इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये टूल्स एंड इक्विपमेंट आती एसेट्स में से में ही है, एसेट्स में ही लिखी जाती है, लेकिन टूल्स एंड इक्विपमेंट में से माइनस होती है। फिर नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल हमारा एसेट नहीं है। तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ से लेके कैश से लेके यहाँ तक की जो हमारी चीज़ें हैं वो एसेट्स में आएंगी। तो मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ ताकि उधर लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन इनका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा, हमें इनकी काफ़ी सारी एडिटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ये पता है कि अब हमने एसेट्स को, जितने भी एसेट्स उसमें मेंशन थे उसको हमने नोट कर लिया है या लिस्ट डाउन कर लिया है। अब इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग कर देती हूँ ताकि उसी फॉर्मेट में आ जाए जिसमें हम बाकी काम कर रहे हैं। तो मैंने इसकी यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कर ली है। बस एक चीज़ रह गई है, वो ये कि एसेट्स को हमने लिस्ट डाउन कर लिया है, और मैंने ये कहा था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ये आती एसेट्स में ही है लेकिन ये माइनस होती है। तो मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देती हूँ। सिमिलरली
ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट ये भी माइनस होगी, तो हमने ये भी लगा दिया। अब दूसरी साइड पे हमने देखना है कि लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं इसमें से और ऑनर्स इक्विटी कौन सी है। तो लेट्स सी, अब हम लायबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब नोट्स पेएबल ये भी कंपनी की लायबिलिटीज़ में आती है, अकाउंट्स पेएबल भी लायबिलिटीज़ हैं, वेजेस पेएबल भी लायबिलिटीज़ हैं, इनकम टैक्सेस पेएबल भी लायबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट पेएबल भी लायबिलिटीज़ हैं, और अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू होता है जब हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं लेकिन अभी तक हमने कोई सर्विसेज नहीं दी होती, तो जब तक हम सर्विसेज नहीं देते वो हमारे लिए अनअर्न्ड रहती हैं, तो ये भी लायबिलिटी है, जबकि कैपिटल स्टॉक लायबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स कंपनी की लायबिलिटीज़ नोट्स पेबल से लेके अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू तक हैं, तो हम इनको उसमें मेंशन कर लेते हैं लायबिलिटीज़ के सेक्शन में। अब इसकी भी मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो ये लायबिलिटीज़ यहाँ पे आ गई हैं, ये मैंने वहाँ से कॉपी की थी आप लोगों के सामने। अब सिर्फ एक सेक्शन रह गया है जो कि है ऑनर्स इक्विटी का। हम वापस अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ऑनर्स इक्विटी में क्या क्या आता है बताएं। एक तो आएगा कैपिटल स्टॉक, और दूसरा जो आती है चीज़ वो आती है रिटेन अर्निंग्स। लेकिन ये वाली रिटेन अर्निंग्स नहीं जो यहाँ पे ज़ीरो है, वो वाली रिटेन अर्निंग्स जो हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई है जब, और ये एंड पे जो हमारे पास बैलेंस आया है, ये वाला बैलेंस जो है ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, ज़ीरो वाला नहीं। जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे ये ज़ीरो लिखा हुआ है, ये अब ज़ीरो नहीं रहा। हमने देखा है कि 2011 के एंड पे ये ज़ीरो की बजाय इसकी वैल्यू चेंज हो गई है और ये है 25,942। तो ऑनर्स इक्विटी में दो चीज़ें आएंगी, एक कैपिटल स्टॉक आएगा और दूसरा रिटेन अर्निंग्स आएंगी। तो कैपिटल स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 80,000। यहाँ पे है कैपिटल स्टॉक और इसकी वैल्यू है 80,000। और दूसरी जो चीज़ है वो है रिटेन अर्निंग्स। और इसकी जो वैल्यू है वो है 25,942, 25,942 एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो काम है वो हमारा बैलेंस शीट को बैलेंस करने का है। अब ये रूल तो आपको पता है कि बैलेंस शीट की एसेट्स वाली साइड शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी साइड। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो ही हम बैलेंस शीट को सही कंसीडर करते हैं, या ये कंसीडर करते हैं कि ये सही बनी हुई है। तो लेट्स सी, अब ऐड करके देखते हैं कि हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की। सम करेंगे हम इन सारी वैल्यूज़ का, सारे एसेट्स का, और उसका आंसर आया है 126,000। यहाँ से हम लायबिलिटीज़ को सम करेंगे, और यहाँ से हम ऑनर्स इक्विटी को सम करेंगे, और फिर इन दोनों को लायबिलिटीज़ के टोटल को और ऑनर्स इक्विटी के टोटल को ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस, और इट शुड बी इक्वल टू 126,192 और 126,192 ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस है और वो सही बनी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है। ये आप लोग स्टार्ट वाले चैप्टर्स में कर चुके हुए हैं, लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ रह गई है और वो ये है कि मैं बताने की कोशिश करी थी कि इसका फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है।
फॉर्मेट डिफरेंट ऐसे हो सकता है कि ये तो हमने यहाँ एक्सेल में क्रिएट कर रहे थे तो हमने इसको सीक्वेंस ऐसे कर लिया कि लेफ़्ट साइड पे हमने एसेट्स लिख लिए और राइट साइड पे लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी लिख ली। सम टाइम पेज पे इतनी स्पेस नहीं होती कि हम इसको हॉरिजेंटली कर सकें, तो इसका दूसरा जो मेथड है वो ये है कि और एसेट्स लिखने के बाद और उनका टोटल करने के बाद उसके नीचे हम लायबिलिटीज़ लिख सकते हैं, और उसके बाद जब लायबिलिटीज़ लिख लें और इनका टोटल कर लें तो उसके बाद हम उसके नीचे ऑनर्स इक्विटी को लिख सकते हैं। तो हम इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाह रहे हैं। पहले एसेट्स को लिखें, उनका टोटल कर लें, फिर लायबिलिटीज़ लिखें और उनका टोटल कर लें, और उसके बाद एंड पे ऑनर्स इक्विटी लिख के आप उसका टोटल भी कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर्मेट का डिफरेंस है, इसमें ऐसा और कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो फॉर्मेट चाहे फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर जो है वो नहीं है, ये मेथड कोई भी राइट और रॉन्ग नहीं है। तो ये हमारे पास लायबिलिटीज़ का टोटल था और ये ऑनर्स इक्विटी का सम था। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू, हमने पहले भी टोटल करके देखा है कि 126,192। अब ये यहाँ पे लिखने की बजाय नीचे आ जाएगा। सो ये जस्ट फॉर्मेट डिफरेंट है कि आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टली बना लें और चाहे तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में बना लें, इट्स अप टू यू। तो ये हमारा स्टेप नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड बैलेंस शीट, तीनों स्टेटमेंट्स बना के देख ली हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है प्रिपेयरिंग या डूइंग क्लोजिंग एंट्रीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।